लगाने आग जो आए थे आशियाने को, वो शोले अपने लहू से बुझा दिए तुमने। बचा लिया है यतीमी के कितने खूनों को, सुहाग कितने बहारों के रख लिए तुमने। सीने में धड़कते हुए दिल की तो ज़बां है, तू मेरी मोहब्बत है, उम्मीदों का जहां है। नग़माते वतन शान वतन में जो लिखे हैं, सब तेरे लिए हैं, सब तेरे लिए हैं। सरफरोशी है ईमान तुम्हारा, जुर्रतों के परस्तार हो तुम, जो हिफाजत करे सरहदों की, वो फलक बॉस दीवार हो तुम। ए शुजाअत के ज़िंदा निशानों, मेरे नग़मे तुम्हारे लिए हैं, मेरे नग़मे तुम्हारे लिए हैं। ए वतन के सजीले जवानों, ए वतन के सजीले जवानों। मैं हूं आपकी होस्ट इकराम मलिक। आज की सुबह का आगाज़ करेंगे नई उम्मीद और नए यकीन के साथ और इस पैगाम के साथ, क्योंकि आज एक ख़ास दिन है, 6 सितंबर यौम दिफ़ा। खुदा करे मेरी अर्ज़े पाक पर उतरे वो फसले गुल, जिसे अंदेशाए ज़वाल ना हो। इस हवाले से हम बात करेंगे और इस डे को सेलिब्रेट करते हैं किस तरह से हमारे अफ़वाज पाकिस्तान ने अपना किरदार अदा किया, चाहे वो किसी भी तरह की अफ़वाज हो, पानी पे हो, बरी हो, किस तरह से दुश्मन को मैली आंख से देखने का भी मौका नहीं दिया। और इसको जब हम याद करते हैं, इसमें जब मिली नगमे तराने सुनते हैं कि किस तरह से हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो मंज़र शायद हमने अपनी आंखों से देखे नहीं हुए, लेकिन उसका जो मुहासबा है, जो उसको हम पेश गोई है, वो खुद कर सकते हैं कि उस टाइम क्या मंज़र होगा। सिर्फ उस मिली नगमों के थ्रू उस दिन को याद करते हुए हम इस दिन को मनाते हैं। हमारे साथ कुछ गेस्ट मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और उस दिन की याद को ताज़ा करेंगे। हमारे साथ इस टाइम गेस्ट मौजूद हैं सर्जेंट लेफ्टिनेंट समोद नदीम, स्टार्ट कमांडर अली कस्बा, डायरेक्टिंग स्टाफ एट नेवी वॉर कॉलेज लाहौर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी सर, अस्सलाम। कैसे हैं आप? और हमारे साथ आलिया भी मौजूद हैं, जिनसे हम मिली नगमे सुनेंगे। आप सब कैसे हैं? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने के लिए। अच्छा, मुझे बताइए कि हम जैसे कि 6 सितंबर की बात करते हैं, तो पाक बहरिया का 1965-71 की जंग में क्या रोल रहा है, उस पर अगर हम थोड़ा सा ब्रीफ करें। जी, सबसे पहले मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने हमें यहाँ मौका दिया बात करने का आपके प्लेटफॉर्म की मुनासबत से। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चलूँ कि पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान आर्म फोर्सेस का जो सी फ्रंटियर है, जैसे हम अक्सर हम देखते हैं कि पाकिस्तान आर्मी है वो लैंड फ्रंटियर को की मुहाफ़िज़ है, इसी तरह जो हमारी हवाई फ्रंटियर है उसमें पाकिस्तान एयर फोर्स है। जो पाकिस्तान का जो सी फ्रंटियर है उसकी जो मुहाफ़िज़ है वो पाकिस्तान नेवी है। हम पाकिस्तान के जो मैरीटाइम नेशनल इंटरेस्ट्स हैं उनको सेफ गार्ड करने के लिए हर वक्त ऑन सर्विस हैं। पाकिस्तान नेवी के बारे में जैसा जो आपने सवाल किया उसको उस पे आने से पहले मैं ये ज़रूरी समझता हूँ कि आपको बताऊँ कि पाकिस्तान नेवी 1947 में जब पाकिस्तान आर्म फोर्सेस केम इनटू बीइंग, जब पाकिस्तान की इंसेप्शन के साथ बड़े नामसाइद हालात थे जिसमें पाकिस्तान ने जन्म लिया और उसके साथ साथ पाकिस्तान आर्म फोर्सेस ने भी। तो पाकिस्तान नेवी उस वक्त 2 से 3 जहाज़ों पर मुश्तमिल थी, हमारे पास मैन पावर नहीं थी। जैसे कि आपको पता है कि जब बंटवारा हुआ 1947 में तो बहुत कम इक्विपमेंट था, बहुत कम लोग थे जो हमें उस वक्त मिले। और उस टाइम को लेके फिर आप आगे आए तो 1965 की जंग आती है, 1971 की वॉर है, और उसके बाद ऑनवर्ड्स जो लेटेस्ट टाइम्स हैं हमारे, हम पाकिस्तान नेवी ने
उसमें अपने आप को उन 2 से 3 जहाज़ों के साथ आज पाकिस्तान नेवी एक पोटेंट फोर्स के तौर पे, एक हाईली प्रोफेशनल फोर्स के तौर पे, जो कि ना सिर्फ रीजनल लेवल पे मानी जाती है बल्कि ग्लोबल लेवल पे एक प्रोफेशनल और पोटेंट फोर्स के तौर पे उभर के आई है। आज हमारे पास 20 से ज़्यादा फ्रंट लाइन वॉरशिप्स हैं, हमारे पास सबमरीन्स हैं, हमारे पास नेवल एविएशन है, हमारे पास SSG कमांडोज़ हैं। इसके बारे में हमें आपसे डिटेल से ज़रूर पूछूंगी। और जो आई थिंक इसके अलावा हमने मरीन्स जो हमारा जो रन ऑफ कच्छ का जो एरिया है वहाँ पे हमने जो स्पेशल फोर्सेस हैं वो हमने वहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाई हैं। तो आई थिंक पाकिस्तान नेवी अपने उस टाइम से लेके आज तक हमने बहुत ज़्यादा मेहनत, लोगों की लगन और हमारे सीनियर्स जो गुजरे हैं उनके विजन की वजह से आज पाकिस्तान नेवी वहाँ पे जहाँ पे ये खड़ी है। जो आपने सवाल किया 1965 और 1971, ऑफ कोर्स ये 6 सितंबर की मुनासबत से आपका प्रोग्राम है। 6 सितंबर हमें याद दिलाता है कि 1965 में किस तरह हमारे ऊपर जारहियत मुसल्लत की गई हमारे नेबरहुड से, और उसका जवाब किस तरह से आर्म फोर्सेस ने दिया। तो पाकिस्तान नेवी भी उसमें आई थिंक ऑफेंसिव पे रही थ्रू आउट, क्योंकि जो इंडियन नेवी थी वो अपनी पोर्ट से बाहर ही नहीं आ सकी। हमने 6 सितंबर के बाद 7 सितंबर को पाकिस्तान नेवी ने एक ऑपरेशन सोमनाथ किया, इसके बारे में आपको पता होगा, ऑपरेशन दवारका, जिसका एक मकसद तो ये था कि वहाँ पे दवारका के मकाम पे एक रडार स्टेशन था जिसको तबाह करना था। हाउएवर उसका मकसद ये भी था कि हम इंडियन नेवी को ल्योर करें, बाहर लेके आएँ, क्योंकि हमारी सबमरीन भी एक थी PNSM गाजी जो कि वहाँ डिप्लॉय थी मुंबई और जो कच्छ एरिया था उसके सामने। हम चाहते थे कि इंडियन नेवी आए और बाहर आके हमसे जंग करे, लेकिन वो जो उसका जो इफ़ेक्ट था ऑपरेशन द्वारका का, जो बम्बार्डमेंट का इफेक्ट था, वो उस रडार स्टेशन की तबाही की सूरत में भी निकला, और उसने जो एक धाक बिठाई हमारे दुश्मन के ऊपर उस ऑपरेशन ने, उसकी वजह से कभी पूरे जो 17 दिन की जंग थी उसमें इंडियन नेवी कभी बाहर समुद्रों में हमारा मुकाबला करने के लिए नहीं निकली। तो मेरे ख्याल ये एक पाकिस्तान नेवी का एक बड़ा कारनामा आप इसको गिन सकते हैं, कह सकते हैं। वो एक शेर है ना, दश्त तो दश्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, तो ये बात बिल्कुल इस चीज़ पर उतरती है। सेकेंडरी सर, मैं पूछना चाहूँगी कि आप लोग पाक बहरिया में किस तरह से इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं, जो भी शोहदा हैं उनको याद रखने के लिए, इस पूरे जन्मदिन को याद रखने के लिए किस तरह सेलिब्रेट करते हैं? बेसिकली आप देखें कि शोहदा जो हैं वो आपको एक मोटिवेशन प्रोवाइड करते हैं, जो फोर्स को मोटिवेशन प्रोवाइड करते हैं कि हमारी जंगों में 1965, और मैं यहाँ पे ये मुनासिब समझूंगा बताना कि 65, 71 और उसके बाद 2011 में और उसके बाद भी हमारे जो शोहदा हैं पाकिस्तान नेवी के, जिन्होंने अपनी जान दी है नेवी को, जो हमारे लोगों को, हमारी जो नेशन है उसको सेफ गार्ड करने के लिए, हम उनको हमेशा कदर की निगाह से देखते हैं। हम ऐसे मौक़ों पे और इन मौक़ों के अलावा भी उनको याद रखते हैं, अपने लोगों को उनकी बहादुरी के बारे में बताते हैं। बिल्कुल ऐसे। और ऐसे स्पेशली ऐसे मौक़ों के ऊपर हम उनको याद करके ये बताना चाहते हैं लोगों के तक कि जो जोश शहादत है वो कायम रहे लोगों के अंदर, जो मोटिवेशन है वो कायम रहनी चाहिए। क्योंकि अगर हमने यूनिफॉर्म पहना हुआ है, मैंने यूनिफॉर्म है, ये जो है ना, ये मारने वाला एक वो है जिसको आप कह सकते हैं कि वो है प्रोफेशन है। इस प्रोफेशन में ये इनहेरेंटली ये चीज़ इन्वॉल्व है। अगर हम अपने घरों से निकलते हैं तो हमारी फैमिलीज़ को इस बात का पता होता है कि कुछ भी हो सकता है। तो हम उनकी मिसालों को मद्देनज़र रखते हुए अपने लोगों को मोटिवेट भी करते हैं और अपने अंदर भी मोटिवेशन को बिल्कुल इस तरह से। और अल्लाह ताला हर किसी को नहीं चुनता इस मकसद के लिए भी, और जो भी शोहदा हैं उनके लिए भी हर किसी को ये मकाम भी अता नहीं होता है। और ये बात बिल्कुल आपने दुरुस्त कही है, जब माएँ अपने घरों से बच्चों को बाहर भेजती हैं तो वो यकीन के साथ होते हैं कि अल्लाह की अमान में उनको भेजती हैं, उनको लगता है कि अल्लाह की अमान है और वो उसी के पास गए हैं। और मैं तो हमेशा चाहती हूँ कि अल्लाह पाक फौज की जो है वो हिफाजत करे, वो कभी बाहर नहीं निकले अपनी पोर्ट से बाहर। हमारे शिप्स 7 शिप्स थे हमारे। अगर आप आज सोचें कि हमारे 7 बड़े शिप्स ने उनकी पोर्ट के बिल्कुल सामने जाके उनके रडार स्टेशन के ऊपर बमबारी की, सब जहाज़ों ने उस पर गोले फायर किए और देन उसको तबाह किया और वो शिप वापस आ गए। लेकिन उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो बाहर निकल के हमें कन्फ्रंट कर सकें। तो मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान नेवी में जो वो लोग थे जिन लोगों ने वहाँ पे जाके ऑपरेशन किया, ये उनकी अज़्म की दास्तान है, ये उनकी बहादुरी की दास्तान है। ये वो चीज़ है जिसको हम लुकअप करते हैं। आज भी उनको उन मिसालों की तरफ देख के हम आई थिंक इंस्पिरेशन ड्रॉ करते हैं कि हम भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल इस तरह से। अगर गज़वा बद्र में देखें वहाँ पे भी 313 ही थे। अगर हम 6 सितंबर की अगर जंग को उस तरह से देखें तो किस तरह से लोग बाहर निकल आए थे ना, लाहौर, सियालकोट, कसूर। तो मैंने सुनती हूँ कि लोग जो है वो उनके हाथ में जो था ना वो जंग लड़ने के लिए ना तैयार थे कि किस तरह से बस बाहर आ जाएं, जो उनके हाथ में है उसके लिए बस वो लड़ने के लिए एक तरह से तैयार थे।
वो जज्बा, वो मिली नगमों के थ्रू जो जिस तरह से जो कर सकता था ना अपनी बिसात के मुताबिक, जी, बिल्कुल उसने ऐसे वो ही। किया है। और जब जज्बा इतना स्ट्रॉन्ग हो, इतने पुरज़म हो, तो कोई भी कितनी बड़ी नेवी हो जाए, कोई भी कितनी बड़ी फौज हो जाए, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई उसके आगे कोई आकर डट सकता है। बिल्कुल ऐसे ही, जैसे कहते हैं कि जो आर्म फोर्सेस हैं वो दे डोंट गो टू वॉर, नेशंस गो टू वॉर। तो जो नेशन होती है वो अपनी आर्म फोर्स के साथ मिल के एक जंग में जाती है। वो कहा भी जाता है ना, जी। हम परवाज़ों से नहीं, हम हौसलों से उड़ते हैं। ऐसे तो ही है, हौसले बिल्कुल। हमारे वैसे ही बहुत बुलंद ऐसे ही है, हैं, बिल्कुल। और हम इस तरह से, जैसे कि हमने बाकी सारी 6 सितंबर के हवाले से गुफ्तगू कर ली। अच्छा, मुझे बताइए कि आप लोग, पानी का एक है, तो कैसे रहते हैं वहाँ की ज़िंदगी किस तरह से होती है, वहाँ पे रहना, सर्वाइव करना कितना डिफ़िकल्ट होता है? ये बिल्कुल डिफ़िकल्ट है। और मैं ये आपको बताता चलूँ कि हम चूँकि पाकिस्तान नेवी ने इसको आई थिंक फ्रंट लाइन पे आके इसको कन्फ्रंट किया इस चीज़ को, कि चूँकि हमारा कॉन्टिनेंटल माइंडसेट है। कॉन्टिनेंटल माइंडसेट का मतलब मैं आपके व्यूअर्स के लिए बताता चलूँ कि जैसे हमारे जो मेन पॉपुलेशन सेंटर हैं पंजाब है और केपी के है, तो उसको समंदर नहीं लगता। जी, तो चूँकि जिस चीज़ को आप देखते नहीं हैं, जिस चीज़ को आप एक्सपीरियंस नहीं करते, आप उसकी उसकी hype जो होती है पोटेंशियल है, उसकी, उसका हाँ। पोटेंशियल है, उसको भी नहीं जानते, और उसकी इंट्रिकेसीज़ को भी नहीं जानते। तो ऑफ कोर्स पानी पे रहना लैंड पे रहने से मुश्किल है। मुश्किल है। पानी की जंगें जो हैं वो लैंड की जो जंगें हैं उनसे मुश्किल हैं। तो हम जब समंदर में जाते हैं तो आई थिंक जो हमारे शिप्स हैं, हम 3-3 महीने तक बाहर समंदर में रहते हैं, अपने घर वालों को छोड़ के जाते हैं। वहाँ पे एक शिप है, एक अगर 100 मीटर 120 मीटर्स का शिप है, उसमें एक स्मॉल क्यूबिकल है, जो कि आपके स्टूडियो से भी शायद 6 या 7वें हिस्से में शायद वो क्यूबिकल आ सके। उस स्मॉल क्यूबिकल में वहीं पे वही ओढ़ना बिछोना, वहीं ऑफिस है आपका, उसी जगह पे रहना है आपने, वहीं पे आपने ऑपरेशंस अपने कंडक्ट करने हैं उसी जगह पे रहते हुए। इसी तरह मेरा ख्याल है जहाज़ से भी ज़्यादा मुश्किल जो ज़िंदगी है वो आबदोज़ों पे है। आबदोज़ें हमारी जब जाती हैं तो पानी के नीचे रहते हैं, उनको और ज़्यादा नामसाइद हालात का सामना रहता है। पानी कम होता है उनके पास, उनके पास खाना पीना की चीज़ें रिस्ट्रिक्टेड होती हैं। तो मेरा ख्याल है जो समंदर की ज़िंदगी है वो काफ़ी मुश्किल ज़िंदगी है, नो डाउट, लेकिन पाकिस्तान नेवी आई थिंक गेयर्ड अप है। बिल्कुल इस और तरह से हम ही लोग है। बिल्कुल जवान तो कोई भी है ना, वो चाहे आप ज़मीन के ऊपर रह रहे हैं या पानी के अंदर जी। रह रहा है, वो उस जज्बे से ही गया हुआ है। उसको पता है कि मैं बहुत से लोग होते हैं कि जो कहते हैं कि मैं जब देखती हूँ जवानों को, तो मैंने बहुत रियल होता है कि आप सुनेंगे कि हमने फ़ातेह बनना है, हमने गाजी बनना है, तो उनको होता है कि हम शहीद होने के जज्बे से हम जाते हैं, ऐसे और उसी जज्बे से मेरा ख्याल है वापस आते हैं। और ये एक बहुत बड़ी बात होती है। मैं जैसे कि कह रही थी कि हर किसी को नसीब नहीं होती है। अच्छा, आपने जैसे खुद जिक्र किया कि अभी जैसे आप घर से बहुत दूर रहते हैं और 3-3 माह तक घर नहीं जाते, तो फिर ये चीज़ें कैसे मैनेज होती हैं? आई थिंक जितना सब्र आ जाता है घर जी, वालों को सब्र भी वैसे आ ही? जाता है घर वालों को, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। इसके साथ साथ ये है कि आई थिंक फैमिलीज़ को भी इसमें बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ता है। अगर मैं ये कहूँ कि जो पाकिस्तान नेवी के ऑफिसर्स और मैन हैं, चूँकि हम ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स की वजह से अपने घरों से दूर रहते हैं। जब बिल्कुल। शिप डिप्लॉय होता है, सबमरीन डिप्लॉय होती है, एयरक्राफ्ट्स हमारे डिप्लॉय होते हैं, हमारे लोग जो बॉर्डर एरियाज़ हैं, क्रीक्स वाले एरिया, वहाँ पे जब जाते हैं हमारे ऑफिसर्स, तो वो काफ़ी लंबे अरसे तक अपनी फैमिली से दूर रहते हैं। तो मेरा ख्याल है जो फैमिलीज़ हैं, जो सपोर्ट सिस्टम है, वो भी साथ इंटैक्ट रहता है। लेकिन इसके साथ साथ नेवी जो हमारी फैमिलीज़ पीछे होती हैं उनका वेलफेयर का भी ख्याल रखती है, सो दैट कि अगर हम अगले मोर्चों पे हैं, अगले महाजों पे हैं, तो एटलीस्ट हमें ये तसल्ली रहती है कि हमारी फैमिलीज़ को लुक आफ्टर करने के लिए कोई है। बिल्कुल इस तरह से ही है। अच्छा समोन, आप मुझे बताएं, आपका नाम बहुत खूबसूरत है, इसका मतलब बताएं मुझे। समून का मतलब होता है, ये अरेबिक वर्जन का वर्ड है, इसका मतलब होता है ऐसी दुआ जो कबूल हो जाए। ऐसी दुआ जो कबूल हो जाए, बहुत खूबसूरत नाम है। और सेकेंडली ये कि जब हम किसी ख़वातीन को इस तरह से, खातून को ऐसे देखते हैं ना, इस तरह से किसी भी यूनिफॉर्म में अगर देखें, तो वैसे ही इंस्पायर हो जाते हैं। इतना कोई खातून कुछ ना भी कर रही हो ना, तो उससे हो रहा है कि हमने ये बड़े होकर इस तरह से बनना है। तो जैसे कि आप यूनिफॉर्म पहन लेते हैं ना, तो आप दूसरों के लिए रोल मॉडल जो है ना वैसे ही बन जाती हैं। तो आप वैसे डॉक्टर हैं, उस तरह से रोल मॉडल भी प्ले कर रही हैं। जितनी भी खातून हैं, जितनी आने वाली जनरेशन है, तो उस वाले से कितना टफ़ होता है इसको लेकर चलना? जैसा कि आपने खुद ही बताया कि यूनिफॉर्म पहनना और फिर अपनी ड्यूटीज़ सर अंजाम देना, ये हर चीज़ जो है वो जब आपके कंधों पर रैंक लगते हैं तो जिम्मेदारी डबल हो जाती है। तो उसमें यही है कि जो हिम्मत और हौसला है वो आपको अल्लाह ताला देते हैं, और दूसरा आपकी फैमिली का सपोर्ट जो होता है वो आपको रिक्वायर्ड होता है सब चीज़ के लिए। तो ये भी सारी चीज़ें मिल जाती हैं तो हर चीज़ मैनेज हो जाती है। बिल्कुल इस तरह से ये फैमिली का सपोर्ट है, वो बहुत एक करेज रखता है आपके लिए। जब आपको फैमिली का सपोर्ट होता है ना, फिर किसी की ना भी सपोर्ट हो ना, तो फिर आप आगे जाते हैं। और मुझे तो लगता है कि हमारे जो हम देखें अगर पाकिस्तान के हवाले से, कोई भी घर वाले शायद मना नहीं करते फ़ौज में जाने से, सिवाय माओं के। वो थोड़ी सी इमोशनल होती हैं, तो उनको होता है कि नहीं जाएंगे। तो आप इस बात से एग्री करेंगे, कभी अम्मी या उस तरह से मना करती होंगी इस तरह से, कि एक इनहेरेंट है, आपने बताया?
आई थिंक बड़ा प्रेस्टिजियस समझा जाता है पाकिस्तान आर्म फोर्सेस है ना, में जाना, समझा जाता है इसको। और अभी भी नो डाउट के अभी इस वक्त हमारे काफ़ी शहादतें हुई हैं। जी, ऐसा वो ही डर है। तो होता है, लेकिन आई थिंक उसके साथ साथ एक माँ के लिए या पेरेंट्स के लिए बड़े फ़ख्र की बात है उनका बच्चा, उनका बेटा शहीद हुआ है अल्लाह की राह में और अपने वतन के लिए, तो वो उसकी प्रेस्टीज भी उसके साथ अटैच है। लेकिन बिल्कुल जैसे इस मैंने तरह आपको से। कहा कि जो आर्म फोर्सेस आसान नहीं है, आर्म फोर्सेस में होना आसान नहीं है, तो वही बात है कि आप रैंक वेयर करते हैं तो फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसके साथ साथ आती है आपके ऊपर। बिल्कुल इस तरह से ही है। अच्छा समोन, मुझे आप बताएं कि आपने जब ये ज्वाइन किया, आप अगर लड़कियां आपको देख रही हैं, मैं आपको देख रही हूँ, मेरा दिल कर रहा है ये यूनिफॉर्म पहनने को, अब तो हम इसको ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसका क्या प्रोसीजर होता है, किस तरह से इसको आप इसमें हम फील्ड में आ सकते हैं? बच्चियाँ आपको देख रही होंगी। जो फीमेल है नेवी में थ्रू शॉर्ट सर्विस कमीशन हमारे इंडक्शन नेवी प्रोवाइड करती है, जिसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं फीमेल के लिए, जिसमें एमबीबीएस है, आईटी है, साइकेट्रिक डिपार्टमेंट है, पीआर डिपार्टमेंट है। और उसमें ये इसका क्राइटेरिया ये होता है कि नेवी के रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि आफ्टर 6 मंथ एडवर्टाइजमेंट आपको नज़र आती है न्यूज़पेपर्स में, अब तो सोशल मीडिया पे भी। तो उसमें ये होता है कि आप अपनी डिग्री के अकॉर्डिंग देखते हैं कि आप उनकी किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, और फिर उसके अकॉर्डिंगली आप जो हैं वो अप्लाई करते हैं। अप्लाई का प्रोसीजर वही होता है कि आप इनिशियल, जैसे बाकी सारी डोमेन्स का इनिशियल होता है, आप इनिशियल में अप्लाई करते हैं, एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट होता है। इनिशियल के बाद फिर आप अगर उसको क्लियर करते हैं, फिर आपका इनिशियल मेडिकल हेल्ड होता है, उसमें आपकी जनरल फिटनेस और आई साइड और हाइट जो बेसिक्स होती हैं वो आपसे देखी जाती हैं। उसके बाद फिर आपका एक इनिशियल इंटरव्यू हेल्ड होता है। अगर आप इन सब स्टेप से गुजरते हैं, फिर आपका एक फ़ाइनल इंटरव्यू हेल्ड होता है, और आफ्टर डैट फिर आपका जो है वो इनिशियल के बाद फाइनल मेडिकल की तरफ आप आते हैं, और अगर आप उनके क्राइटेरिया में क्लियर होते हैं तो फिर आपको इंडक्शन मिलती है। ठीक हो गया। और ये बहुत अच्छी बात है ख़वातीन को, विमेन एम्पावरमेंट को देख कर ना बहुत अच्छा लगता है कि हम ख़वातीन जो हैं हर फील्ड में आ रही हैं। एक वो दौर था जिसमें हमें स्पेसिफाई कर दी गई थी ना कि ये फील्ड्स हैं हमारी, या तो हम डॉक्टर बन सकती हैं या सिर्फ टीचिंग में जा सकती हैं, लेकिन जिस तरह से चीज़ें चेंज हो रही है ये कमेंडेबल है। अच्छा मुझे बताएं सिमोन, आपके लिए आम लड़कियों से, जब भी हम वर्किंग वुमेन होती हैं, जिस तरह से फील्ड होती है उस तरह से आम खातून से कंपैरिजन या फिर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लाइफ थोड़ी सी टफ हो गई है? देखें, हर फीमेल जो अपनी जगह पे काम कर रही है वो अपने लिहाज से अपनी 100% देने की कोशिश करती है। आप किसी हाउस ऑफिसर को या देख लें, किसी मेडिकल स्पेशलिस्ट को देख लें, वो अपने डोमेन में काम कर रहे हैं। अगर आप सिर्फ वर्किंग वुमेंस को देख लें, वो अपनी हर डोमेन में हर कोई अपना 100% देता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि कोई एक स्पेशल बंदा है जो कि मुश्किल काम कर रहा है। लेकिन अगर आप हाउस वाइफ्स को भी देख लें तो वो अपना घर संभाल रही हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको किसी चीज़ को या किसी फीमेल को सुपीरियर करना चाहिए, बल्कि आपको सबको अप्रिशिएट करना चाहिए और सबको साथ लेकर चलना चाहिए। बिल्कुल, इस तरह से ये बहुत अच्छी बात कही है आपने। हम किसी के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते किसका काम ज़्यादा है किसका कम है, लेकिन मुझे लगता है कि लाइफ थोड़ी सी ना बदल जाती है, थोड़ी सी चेंज हो जाती है। अगर हम ये नहीं कह सकते आम खातून है, जिस तरह से हाउस वाइफ्स काम कर रही होती है हम उस तरह से नहीं कर सकते हैं, या हम डबल कर लेते हैं शायद, लेकिन वो जिस तरह से घर में रहकर सर्वाइव कर रहे होते हैं तो ये एक तरह से थोड़ी सी टफ हो जाती है। तो खातून को हम कभी आम नहीं कह सकते एग्जैक्टली। तो हर कोई जो है वो अपनी तरह से 100% दे रहा होता है, तो आप को सबको अप्रिशिएट करना चाहिए और हर सबको अपने साथ लेकर चलना चाहिए। अच्छा मुझे बताएं, शुरू से शौक था आपका इसमें आने के लिए, पाक बहरिया में जाने के लिए, या कुछ और सोचा था, या जो दुआ की वो पूरी हुई? आपने ये सही कहा है। मैं असल में बेसिकली नेवी ज्वाइन करने से पहले मैं उम्रा अदा करने गई थी। अच्छा। और वहाँ पर मैंने ये दुआ की थी कि अल्लाह पाक मुझे उन लोगों में शामिल करे जिनको ये वर्दी मिलती है और जिनको शहादत का मर्तबा दिया जाता है। बेसिकली मेरा ताल्लुक़ जो है वो शहदा की फ़ैमिली से है, और अपने वतन को सर्व करना मेरे लिए ऑनर की बात है। ये बहुत खूबसूरत बात कही है आपने, और जैसे कि आपका नाम है ना तो आपकी दुआ कबूल हुई। इसी के साथ ही हम चलते हैं ब्रेक पे, लेकिन इससे पहले हम सुनेंगे एक मिली नगमा आलिया से। आलिया, आप हमें कुछ सुनाएंगी? ए राहे हक के शहीदों, वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की फ़ज़ाएं सलाम कहती हैं। ए राहे हक के शहीदों, लगाने आग जो आए थे आशियाने को, वो शोले अपने लहू से
बुझा दिए तुमने, बचा लिया है यतीमी के कितने खूनों को, सुहाग कितने बहारों के रख लिए तुमने, तुम्हें चमन की फ़ज़ाएं सलाम कहती हैं। ए राहे हक के शहीदों, चले जो होंगे शहादत का जाम पी कर तुम, रसूल पाक ने बाहों में ले लिया होगा, अली तुम्हारी शुजाअत पे झूमते होंगे, हुसैन पाक ने इरशाद ये किया होगा, तुम्हें वतन की फ़ज़ाएं सलाम कहती हैं। ए राहे हक के शहीदों। वेलकम बैक एवरीवन। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लगाने आग जो आए थे आशियाने को, वो शोले अपने लहू से बुझा दिए तुमने। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से जारी करेंगे समोन के साथ। समोन, आप हमें बता रही थी कि आपका ताल्लुक़ शोहदा की फ़ैमिली से है और आपको उस तरह से इंस्पिरेशन एक तरह से मिलती है, तो आपके लिए तो चीज़ें टफ़ नहीं होंगी, जैसे मैं आपसे पूछ रही थी। तो शोहदा की फ़ैमिली से है, तो आप मुझे थोड़ा सा बताएंगी, थोड़ा सा बैकग्राउंड के शोहदा की फ़ैमिली से किस तरह से है? शोहदा की फ़ैमिली से होना, आप ये नहीं कह सकते कि अगर आप शोहदा की फ़ैमिली से हैं तो आप पे टैग लग गया तो आपको आपकी सारी जो इंडक्शन है वो बहुत आसान हो जाएगी। ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो फोर्सेस हैं वो अपने क्राइटेरिया पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। हाँ, जहाँ तक मॉरल सपोर्ट की बात है तो आपकी फैमिलीज़ जो हैं उनको इस चीज़ का पता होता है कि आप जो हैं वो सर्व करना चाह रहे हैं, अपने वतन के लिए सर्व करना चाह रहे हैं, तो वो हर उस चीज़ से आशना होते हैं। लेकिन साथ साथ जब अब एक घर में आपने जवान शहादत देखी होती है तो ये भी बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि सानहा गुज़रता है पूरे फैमिली के ऊपर। लेकिन मुसलमान माएँ इतने ज़्यादा हौसले और जिगरा रखती हैं कि वो अपने बच्चों को वतन पर कुर्बान करने के लिए तैयार रहती हैं। ऐसे ही है। और जब भी आप किसी माँ से या किसी वालिद से सुनते हैं ना, तो वो ये नहीं कहते कि मैंने नहीं देखा कभी किसी शोहदा पे उन्होंने आंसू बहाए हो, तो वो कहते हैं कि शायद हमारे और भी जो औलादे हैं ना वो और भी शहीद हों, जितने हैं मैं हम पाकिस्तान के लिए वो तैयार रहने के लिए तैयार रहते हैं। तो सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जो पाकिस्तान अभी बहरिया काम कर रहे हैं वो ख़ित्ते के लिहाज से कितना अहम है? और जैसे आप दोस्त का जिक्र कर रहे थे, या हमारे पास जो इक्विपमेंट्स हैं, आप कितने इक्विपमेंट्स हैं और हम दुनिया से किस तरह से आप डिफरेंट हैं? आई थिंक मैं यहाँ बताना ज़रूरी समझता हूँ कि जैसे मैंने स्टार्ट में आपको बताया था कि पाकिस्तान नेवी ने बड़े मीगर रिसोर्स के साथ स्टार्ट किया। आज हम 4 डायमेंशनल फोर्स हैं। हमारे पास जो सरफेस शिप्स हैं वो जो फ्रंट लाइन शिप्स हैं वो मोर देन 20 हैं। हम रीजन में एक पोटेंट और एक प्रोफेशनल नेवी के तौर पे जाने जाते हैं, और आई थिंक ग्लोबल लेवल पे भी हमें माना जाता है। इस सिलसिले में आपको बताता चलूँ कि हम पाकिस्तान नेवी 2007 से अमन सीरीज़ का आपने शायद नाम सुना होगा। अमन सीरीज़ की एक्सरसाइज एक हम कंडक्ट कराते हैं जिसमें 40-50 लास्ट ईयर 51 कंट्रीज़ आई थी जो अमन सीरीज़ एक्सरसाइज में, जो पाकिस्तान नेवी कंडक्ट कराती है। ये वो वाहिद एक्सरसाइज है जिसमें वेस्टर्न कंट्रीज़, यूरोप, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, ईरान, सऊदी अरेबिया, हमारे हमसाए को छोड़ के दुनिया का हर मुल्क जो है वो इस एक्सरसाइज में आता है, और वो पाकिस्तान नेवी की प्रोफेशनल काबिलियत की वजह से यहाँ पे हमारे पास आते हैं। वो न सिर्फ यहाँ पे आते हैं, हमारे साथ हार्बर में टाइम गुजारते हैं। अमन सीरीज़, उसमें क्या चीज़ें परफॉर्म बेसिकली उसमें एक्सरसाइज क्या होती है? बेसिकली उसमें हम जो इंटरऑपरेबिलिटी है, जो इतने मुल्कों की नेवीज़ आती हैं उन नेवीज़ में इंटरऑपरेबिलिटी है, एक्सरसाइजेज कंडक्ट की जाती हैं, वहाँ पे सेमिनार्स कराए जाते हैं, उनकी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स किए जाते हैं। तो मेन मकसद ये होता है कि इसमें हम एक दूसरे को समझें, बिकॉज ग्लोबल वर्ल्ड में रह रहे हैं, और जो नेवीज़ हैं वो इनहेरेंटली उनका काम इस तरह से है कि वो मिल के काम करती हैं।
तो आई थिंक वो एक उस विजन को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान नेवी ने ये स्टेप 2007 में लिया था और बाय एनुअल हर 2 साल के बाद एक्सरसाइज होती है। लास्ट 2023 में हुई थी। इंशाल्लाह अगली एक्सरसाइज हम 2025 की फरवरी में करेंगे। तो आई थिंक एक ये है जो कि आई थिंक हॉल मार्क है पाकिस्तान नेवी की, जो हमारी आउटरीच है रीजन में और उसके बियॉन्ड। इसके अलावा यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि मैरीटाइम सिक्योरिटी जो है उसको जो दरपेश चैलेंजेस हैं, जिसमें कि नारकोटिक स्मगलिंग है, जिसमें ह्यूमन स्मगलिंग है, जिसमें बहरी कज़ाकी है, जो पायरेसी पानी के थ्रू की जाती है, जो पायरेसी जो पानी के थ्रू किया जाता है। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि दुनिया की जो मैक्सिमम ट्रेड है, मोर देन 80% ट्रेड जो है वो पानी पे हो रही है, पानी पे चल रही है। और जो ग्लोबल कॉमन्स हैं, पानियों के ऊपर जहाज़ जा रहे हैं, जो ऑयल की ट्रांसपोर्टेशन है, गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन है। अगर आपको याद हो नहर सुइज़ में आई थिंक 2 से 3 साल पहले एक जहाज़ ग्राउंड हो गया था, अगर आपको याद हो, एवरग्रीन के नाम से। और चूँकि सुइज़ कनाल ऐसे है कि जो कि इंडियन ओशन को मिलाती है मेडिटेरेनियन के साथ, तो जो पूरी दुनिया का जो एक सप्लाई चेन थी वो डिस्टर्ब हो गई थी। आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि पानियों के ऊपर जो अनइंटरप्टेड आमदोरफ्त है वो कितनी ज़रूरी है। तो हमारा रीजन स्पेशली काफ़ी वोलाटाइल है और उस रीजन में रीजनल उस मैरीटाइम सिक्योरिटी है उसको प्रोवाइड करने के लिए पाकिस्तान नेवी हमेशा आगे रही है। यहाँ पे जो कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस हैं, US लेड कोलिशन है जो बहरीन में है, उसके नीचे एक टास्क फोर्स है जो कि काउंटर नारकोटिक्स काउंटर टेररिज्म टास्क फोर्स है, CTF 150 के नाम से, जो 2004 से काम कर रही है यहाँ पे। पाकिस्तान नेवी उसको मोर देन 10 टाइम्स कमांड कर चुकी है, हम उसको कमांड कर चुके हैं। राइट एट दिस मोमेंट इस वक्त भी पाकिस्तान नेवी CTF 150 को कमांड कर रही है बहरीन में। CTF 151 2009 में जब बहरी कज़ाकी यहाँ पे जो सोमालिया का बॉर्डर है वहाँ पे स्टार्ट हुई और जब मैरीटाइम ट्रेड थ्रेटन हुई तो पाकिस्तान नेवी ने उसमें भी कंट्रीब्यूट किया और हम CTF 151 जो अगेन CMF का एक इनिशिएटिव था उसको मोर देन 10 टाइम्स हम कमांड कर चुके हैं और इंशाल्लाह अगले साल जनवरी में फिर दोबारा हम उसको कमांड करने जा रहे हैं। ये तो कोलिशन के तौर पे हम करते हैं इसको, इसमें ऑपरेट कर रहे हैं। अब पर्सनल लेवल पे पाकिस्तान नेवी ने रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी पेट्रोल के नाम से नेवी लेवल पे हमने एक इनिशिएटिव लिया जिसमें कि हमारे शिप्स इंडिपेंडेंट डिप्लॉयर के तौर पे इस रीजन में डिप्लॉय रहते हैं और किसी किस्म का भी कोई अगर रीजनल सिक्योरिटी को कोई थ्रेटन करती है कोई चीज़ तो हम उसको फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पे हम एक्ट करते हैं वहाँ पे। जैसे आपने बात की कि नए शिप्स हमने इस वक्त आई थिंक पाकिस्तान नेवी मॉडर्नाइजेशन ड्राइव में है। हमने रिसेंटली चाइना से 4 टाइप 054 तुगरल क्लास जहाज़ एक्वायर किए हैं। इसी तरह हमने तुर्की के साथ उनके साथ एक ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के मुआहदे के तहत हमने उनके मिलगिम क्लास शिप्स जिसको हम बाबर क्लास शिप्स कहते हैं उसके 4 शिप्स हैं जो 2 टर्की में बनेंगे और 2 फिर हमारे अपने शिपयार्ड में बनेंगे। हम वो जहाज़ हैं हमारे पास। फिर हमने डच OPVs इंडक्ट किए हैं। इसी तरह हमने टर्की के साथ मिल के एक फ्लीट टैंकर बनाया है। हम सबमरीन्स में 8 सबमरीन्स लेने जा रहे हैं चाइना से, हंगोर क्लास सबमरीन्स। और ये हंगोर वही सबमरीन है जो 1971 में जिसने कुकरी को डुबोया था, जिसके बारे में आपने सुना होगा। तो वो हंगोर क्लास सबमरीन हम लेने जा रहे हैं। इस तरह हम हेलीकॉप्टर्स इंडक्ट कर रहे हैं। हम इसी तरह जो जहाज़ है एम्ब्रेयर जहाज़ है हमारे पास मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट्स होते हैं वो इंडक्ट कर रहे हैं। तो आई थिंक पाकिस्तान नेवी जो है वो एक पोटेंट फोर्स के तौर पे एंड ना सिर्फ के पोटेंट फोर्स के तौर पे कि जिसके पास इक्विपमेंट है बल्कि प्रोफेशनल मैन पावर जो कि उसको यूज़ कर रही है उसके साथ आई थिंक किसी भी किस्म का जो चैलेंज है मैरीटाइम चैलेंज हो चाहे वो कन्वेंशनल नेचर का हो या वो नॉन कन्वेंशनल नेचर का हो उसको फेस करने के लिए तैयार है। मैं एक और बात इसमें ऐड करना चाहूँगा कि ये जो हमारे ट्रेडिशनल रोल्स हैं इनके बियॉन्ड जाके पाकिस्तान नेवी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिज़ास्टर रिलीफ मिशन भी करती रही है। अगर आपको याद हो 2023 में सीरिया में और टर्की में एक ज़लज़ला आया था। इसमें बहुत ज़्यादा जानों का ज़िया हुआ और बहुत ज़्यादा एक वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो गया था। उसको सपोर्ट करने के लिए पाकिस्तान नेवी के जहाज़ मार्च 2023 में वहाँ पे गए और उन्होंने वहाँ जो रिलीफ गुड्स थी वो उनको प्रोवाइड की। अफ्रीका में जब वहाँ पे कहत आया हुआ था 2021 में तो नेवी के जहाज़ थे जिन्होंने वहाँ पे जाके अफ्रीका में 1000 टन्स राइस प्रोवाइड किया। इस तरह हमारे नेवी के जहाज़ है जिन्होंने अराउंड अफ्रीका जो होते हैं ये मेडिकल कैंप्स हैं वो लगाए जहाँ क्योंकि वहाँ पे लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा बीमारियाँ हैं, वहाँ पे एक्सेस टू हेल्थ जो है वो बहुत लिमिटेड है। तो उसको बेसिकली एड करने के लिए हमारे शिप्स वहाँ भी गए हैं। इससे पहले सुनामी हो तो वहाँ सुनामी जब आया श्रीलंका में, थाईलैंड में, अगर आपको याद हो पुरानी बात है, उसमें भी हमारे जहाज़ वहाँ पे जाके उसको सपोर्ट प्रोवाइड करते रहे। तो अगेन मैं यही कहना चाहता हूँ कि न सिर्फ सी फ्रंटियर्स में जो हमें कन्वेंशनल थ्रेट है जो कि हमारे हमसाए से और फ्रॉम एनीवेयर
जो समंदर की तरफ से अगर कोई थ्रेट आता है तो उसको हम उससे नबरदज़मा होने के लिए तो रेडी हैं, बल्कि इसके अलावा नॉन कन्वेंशनल और बिनाइन जो ऑपरेशंस हैं जैसे कि HADR मिशंस हैं उसके लिए भी हम तैयार रहते हैं। अच्छा सर, मुझे बताइए कि जैसे कि आपने बाकी जो भी जहाज़ वगैरह ख़रीदे वो उसके जो भी नेम्स वगैरह वो हमें तो आइडिया नहीं है, आपको तो फिंगर टिप्स पे ऑब्वियसली याद है, लेकिन एक जो हंगोर की बात की आपने वो एक मशहूर है तो हम सबको तकरीबन याद है, और सेकंड ये आपके गाज़ी आबदोज़, उसके बारे में मुझे थोड़ा सा बताएं। जी, गाज़ी आबदोज़ वो आबदोज़ थी जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 1965 में ये वो आबदोज़ थी जो हमारे पास थी। सबमरीन सर्विस, हम सबमरीन ऑपरेट कर रहे थे, इंडियन नेवी के पास सबमरीन नहीं थी। हमारी ये सबमरीन उनकी पोर्ट्स में सामने वेट करते हैं कि जब कोई जहाज़ आएगा बाहर आएगा तो उसको एंगेज करेंगे, तो उस मोड में, उस हालत में वहाँ पे मौजूद थी समंदर में। और हमारे जो शिप्स गए थे उनका मकसद ये था बेसिकली वो प्रोवोक करना चाहते थे कि उनके जहाज़ बाहर आएँ पोर्ट में और फिर हमारी सबमरीन वेट कर रही है उनका और वो उसको एंगेज करे। तो वहाँ तो मौका नहीं मिला हमें, चूँकि 1965 में इंडियन नेवी ने बाहर आने से इनकार कर दिया, हमें फेस करने से इनकार किया। हाउएवर 1971 में हमारी जो हिंगोर क्लास सबमरीन थी उसने इंडियन नेवी के 2 फ्रिगेट से कुकरी और किरपान, कुकरी को उसने जब टॉर्पीडो मारा तो वो वहीं पे डूब गया और किरपान को भी उसने बहुत बुरे तरीके से डैमेज किया, और ये इंगेजमेंट करके एंड देन वो सेफली वहाँ से निकलने में कामयाब हुई। और ये मैं आपको बताता चलूँ कि वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुई थी 1945 में ख़त्म हुई। उस वक्त से लेके आज तक पूरी दुनिया में कन्वेंशनल सबमरीन का ये वाहिद किल है किसी सरफेस शिप को जो पाकिस्तान नेवी के हिंगोर क्लास सबमरीन ने किया था। ये उसकी बहुत बड़ी एक अचीवमेंट थी। और उनके जो कमांडर हैं जो उस वक्त उसके CEO थे वाइस एडमिरल रिटायर्ड अहमद तस्नीम, वो अभी भी हयात हैं, वो आज भी जी वो गाजी हैं, और वो अभी भी हमारे पास जब किसी जगह पे आते हैं वो अभी भी हमें एड्रेस करते हैं। वॉर कॉलेजेस में यंग ऑफिसर्स के साथ, मैन के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो हर कोई उनको एक बहुत ही हमारे लिए फ़ख्र का मकाम है। और जब आप किसी गाजी से मिलते हैं तो वो एक और ही इंस्पिरेशन होती है ना, उनसे मिलकर, उनके साथ मिलने का एक जज्बा अलग होता है। उनसे मिलकर ऐसा लगता है कि आप फिर से एक ताज़ा दम हो गया, और वो जिस तरह से अपनी बात सुना रहे होते हैं ऐसा लगता है हम खुद जंग में बैठे हैं। आप खुद जंग में हैं, और वो एक लिविंग लेजेंड हैं, और नेवी उनको बहुत वैल्यू करती है। बिल्कुल इस तरह से ही है, और ऐसे लोगों को जो शोहदा भी हैं और गाजी भी हैं, और हमेशा मैं कहती हूँ जो मुल्क को कौम के लिए काम करता है ना, जिंदा वही रहता है, और ये सब चीज़ें साथ साथ होती है। सर आप मुझे ये बताइए कि अभी जो भी समुद्री हिफाजतें हैं हमारी, जो भी सरहद है उसकी हिफाजत तो हम जवान ही कर रहे हैं, आप जवान ही कर रहे हैं, लेकिन जब भी कभी दुश्मन की तरफ से हमें हमले का खदशा होता है या कभी थ्रेट कॉल होती है तो सब सरहदों को ख़बरदार कर दिया जाता है। तो बहरी जो है वो किस तरह से अपना किरदार अदा करती है अभी जो हमारी सूरत हाल है? जैसे ही बिल्कुल जैसे अगर कोई थ्रेट डेवलप होता है हमारे ईस्टर्न बॉर्डर पे, वेस्टर्न बॉर्डर पे, कहीं भी, तो जिस तरह से हमारी बर्री और बहरी अफवाज अलर्ट पे जाती है उसी तरह से नेवी भी अलर्ट पे चली जाती है। हमारे जो शिप्स हैं, हमारी जो सबमरीन्स हैं, हमारे जो एयरक्राफ्ट्स हैं वो अगले मोर्चों पे चले जाते हैं। हम शिप सी में डिप्लॉय हो जाते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग रेडी हैं किसी भी किस्म की जारियत का मुकाबला करने में और उसका मुंह तोड़ जवाब देने में। बिल्कुल इस तरह से अल्लाह पाक पाकिस्तान को महफूज रखे। अच्छा सर मुझे बताएं कि जब भी हम नेवी का जिक्र करते हैं तो नेवल डिप्लोमेसी जो है वो एक वर्ड सुनने में आता है, तो इसके बारे में मुझे बताएंगे आजकल उसके लिए क्या काम हो रहा है? नेवल डिप्लोमेसी का मेन मकसद ये होता है कि आपका फ्लैग शोइंग है, आप जो नेवल शिप है वो दूसरे जो बाहर जो मुल्क हैं उनकी पोर्ट्स पे कॉल ऑन करते हैं, वहाँ पे जाके न सिर्फ कि वहाँ पे लोगों को इंगेज करते हैं, गुडविल जेस्चर के तौर पे वहाँ पे जाते हैं। जैसे मैंने आपको भी HADR मिशन के बारे में बताया, तो दे आर आल्सो पार्ट ऑफ नेवल डिप्लोमेसी। तो हम नेवी की जो शिप्स हैं वो हर साल एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाया जाता है जिसमें कि जिसका मेन मकसद क्या होता है कि हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है, जो फॉरेन अफेयर्स के जो सेट गोल्स हैं उनको मीट करने के लिए पाकिस्तान नेवी कुछ नेवल डिप्लोमेसी के मिशंस डिसाइड करती है और वहाँ पे उसको कंडक्ट करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमने टर्की और सीरिया में जाके HADR मिशन किया, या हमारे शिप्स जापान जाते हैं, चाइना जाते हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया में हमारे शिप्स गए हैं, गल्फ़ में हम किसी जो ये एग्जीबिशंस हैं उनको अटेंड करने के लिए जाते हैं, एक्सरसाइजेज़ होती हैं उनको कंडक्ट करने के लिए जाते हैं। तो वहाँ मकसद होता है कि वहाँ पे आप जाएँ, वहाँ पे जो आपकी जो फ्लैग शोइंग है, आप नेवी का शिप आया हुआ है, वहाँ पे एक कम्युनिटी को पता होता है, मीडिया को पता होता है, और इसके साथ साथ कुछ आपके कल्चरल जो ट्रांसपोर्टेशन होती है आपकी वो है इसके अंदर। तो इस सिलसिले में हम ईयरली ये एक्टिविटीज़ कंडक्ट करते हैं। सर पाकिस्तानी खित्ते में जो नेवल फोर्स है वो कितनी अहमियत के हामिल है? आई थिंक मैं आपको बताता चलूँ कि
चूँकि अगेन हमारा कॉन्टिनेंटल माइंडसेट है हमारा कंट्री में, चूँकि हमारे पॉपुलेशन सेंटर जो मैंने पहले भी बात की थी आपसे कि वो नॉर्थ में है और मैरीटाइम अवेयरनेस एक ऐसी चीज़ है जो आई थिंक पाकिस्तान नेवी ने बड़ा कंसिडर्ड एक ड्राइव के साथ लोगों में ले आने की कोशिश की है। मैं आपको बताता चलूँ, मैं ख़ुद पंजाब से ताल्लुक़ रखता हूँ और मैंने जब पाकिस्तान नेवल अकेडमी कराची में ज्वाइन की तो दैट वाज द वेरी फर्स्ट टाइम कि जब मैंने समंदर को देखा। तो हम नॉर्मली समंदर की जो वही बात है कि अफादियत को उसके ढके जो ख़जाने हैं समंदर के अंदर उसको ज़्यादा वो हम कर नहीं पाते, एनालाइज़ नहीं कर पाते और इस तरह से फिर उसकी सदेबाब नहीं कर पाते। नेवल फोर्सेस की इम्पोर्टेंस इसलिए ज़रूरी है कि हमारी पाकिस्तान की 80% से ज़्यादा जो ट्रेड है वो सी बॉर्न है। अगर आपके नेवल फ्रंटियर सेफ़ नहीं है तो इसका मतलब है कि आपकी 80% जो तिजारत है उस कोई भी मुल्क आपकी नेवी को अगर निकाल दें तो वो आपकी सी ब्लॉकेड कर सकता है। सी ब्लॉकेड करके आपको वो आपकी तिजारत को थ्रॉटल कर सकता है। तो इसलिए नेवीज़ जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट गिनी जाती हैं। इसके साथ साथ जो नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि नारकोटिक्स का थ्रेट है, सी बेस्ड टेररिज्म का थ्रेट है, बैरी कज़ाकी का थ्रेट है, ह्यूमन स्मगलिंग का थ्रेट है, इस तरह के बहुत से नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स हैं जिनको कैटर करने के लिए अगेन नेवी की ज़रूरत है। फिर मैं आपको बताता चलूँ कि दुनिया में इस वक्त ग्रेट पावर कंपटिशन है। यूएस और चाइना एक हेजमनी, एक बाइपोलर वर्ल्ड क्रिएट हो रही है जिसमें ये इन्फ्लुएंस के लिए उनकी जंग है। यूएस की अपनी एक इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है। यूएस ने अपने आप को पिवट किया है पैसिफिक और इंडियन ओशन की तरफ और उन्होंने इंडिया को अपना एक पार्टनर ऑफ चॉइस चुना है और इस वक्त पूरा वेस्ट जो है वो बैंक कर रहा है इंडिया के ऊपर, बिकॉज ऑफ कोर्स दे परसीव्ड उनके जो अपना जो वो कहते हैं कि हमारी शेयर्ड वैल्यूज़ हैं, डेमोक्रेसी एंड ऑल। तो उस बेस पे वो इंडियन नेवी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन कर रहे हैं सो दैट कि इस एरिया को पेट्रोल करने के लिए, इस एरिया को पुलिस करने के लिए वो इंडिया को एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पे पेश कर रहे हैं। तो आई थिंक पाकिस्तान नेवी का होना इसलिए और नेवल फोर्स, हमारी पोर्टेंट नेवल फोर्सेस का होना इसलिए भी ज़रूरी है कि हमारी जो अगेन मैरीटाइम नेशनल इंटरेस्ट हैं उसको इस तरह के ट्रेडिशनल, नॉन ट्रेडिशनल और इमरजेंट थ्रेट से सेफ़ रखे। बिल्कुल इस तरह से है सर। आपने बहरी कज़ाकों का जिक्र किया, मुझे इसके बारे में थोड़ा बताएं, हमने तो सिर्फ इसको फिल्म्स वगैरह में ही देखा हुआ है। जी, बेसिकली अगेन कहते हैं कि समंदर में भी जो कुछ हो रहा है उसका भी लिंकेजेस लैंड पे होती हैं। तो सोमालिया में चूँकि काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे सिविल वॉर और लॉलेसनेस की वजह से वो एक एरिया ऐसा है जहाँ पे हम इसको मैरीटाइम चोक पॉइंट्स कहते हैं। चोक पॉइंट्स कहते हैं कि जहाँ पे ज़्यादा जो ट्रैफिक है एक जगह पे मर्ज हो रही है। हमारा एरिया वो है जो कि आई थिंक दुनिया के जो सबसे आई थिंक मैं कहूँ कि बड़े जो चोक पॉइंट्स हैं, स्ट्रेट ऑफ मलाका है, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ है, हमारे गवादर से बहुत ही करीब हमारे पास स्ट्रेट हुर्मुज़ है, नीचे हमारे पास बाबुल मंदब है। तो बाबुल मंदब वो जगह है जहाँ पे बहुत ज़्यादा शिप्स एक पॉइंट पे कन्वर्ज करते हैं और वो ऐसा पॉइंट है जहाँ पे जो लैंड है वो बिल्कुल करीब है और वहाँ पे सोमालियन लैंड बड़ी करीब है। मर्चेंट शिप्स वहाँ पे ट्रैवल करते हैं। तो वहाँ जो कज़ाक हैं, जो सोमालिया बेस्ड कज़ाक से बैरी कज़ाक हैं, तो वो उनके पास स्मॉल स्किप्स होती हैं, हाई पावर स्किप्स होती हैं। तो वो आते हैं और जो मर्चेंट शिप होता है उस पर बोर्ड करते हैं, उसको हाईजैक करते हैं एंड देन दे आस्क फॉर रैंसम। वो कहते हैं कि हमें आप इस जहाज़ को हम तब छोड़ेंगे जब आप हमें रैंसम देंगे। तो इसका अफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है ग्लोबल ट्रेड के ऊपर। एक तो वो डटर होती है कि उस एरिया पे गुजरती नहीं है और जब वो गुजरेगी नहीं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको ऐसे कहूँ कि अगर आप बाबुल मंदब को चोक कर दें तो दैट मीन्स कि पूरी ट्रैफिक को पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से नीचे से घूम के जाना पड़ेगा कि अगर आप उसको चोक कर दें, एक पॉइंट को चोक कर दें। तो इसलिए उसकी जो फ्यूल कॉस्ट है वो बढ़ जाती है। इसी तरह जो अगर आप गुजरना चाहते हैं तो अब उसकी इंश्योरेंस की प्राइसेस जो प्रीमियम्स हैं वो बहुत ऊपर चले जाते हैं। अच्छा। तो इसको डेटर करने के लिए अगेन वहाँ पे कोलिशंस हैं। जो कोलिशन है जो मैंने आपको बताया था CTF 151 है, जिसको पाकिस्तान नेवी कमांड कर चुकी है, वो उसको डेटर करती है। वो वहाँ पे अपने शिप्स, वॉर शिप्स वहाँ डिप्लॉय करती है सो दैट के जो बैरी कज़ाक हैं वो डेटर रहें। वो बताते हैं जो शिप्स आ रहे होते हैं मर्चेंट शिप्स, उनको कॉल करके बताते हैं कि अगर आप कोई मूवमेंट देते हैं, कोई किसी किस्म का अगर कोई आपको सस्पिशियस मूवमेंट नज़र आती है तो आप हमें बताएं और वो वहाँ पर जाकर उनको डेटर करते हैं। तो ये इस तरह से आप इन सब चीज़ों को कैटर करते हैं। आपने मुझे बताया कि जब पानी के अंदर भी कई दिन रहना पड़ता है और वहाँ पे जो सोर्सेज हैं वो बहुत महदूद हो जाते हैं, वो खाने को या पानी के हवाले से, तो मैक्सिमम कितने दिन जो है हम पानी के अंदर सर्वाइव कर पाते हैं और क्या क्या सोर्सेज होते हैं हमारे साथ? अगेन हम 2-3 चीज़ें होती हैं जो कि एक शिप को सस्टेन कर सकती हैं बाहर आउट एट सी। एक उसका फ्यूल है और उसके खाने पीने की जो चीज़ें हैं। तो नॉर्मली शिप्स इजीली एक माह तक, 1.5 माह तक, 1 माह तक, 1.5 माह तक, इवन 2 माह तक भी रह सकते हैं। हम तो दरवाज़ा खोल कर भी नहीं देख सकते। डिपेंडिंग कि आप उनको आउट एट सी रिप्लेनिश कर पाएँ। तो हम पाकिस्तान नेवी के पास 2 फ्लीट टैंकर्स हैं। फ्लीट टैंकर्स जो कि आउट एट सी बाहर जाके समंदर पे
जो शिप्स हैं उनको फ्यूल कर सकते हैं। तो शिप को अगर उसका फ्यूल ख़त्म हो गया तो उसको वापस पोर्ट में आने की ज़रूरत नहीं है, बाहर ही उसको फ्यूल कर दिया जाएगा। तो और दिस इज़ हाउ आप सस्टेन कर सकते हैं बाहर। ठीक है, बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक एवरीवन। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ मौजूद है आयशा, जिनसे हम मिली नगमा सुनेंगे। आयशा, आप क्या सुनाएंगे हमें? नगमा सुनाऊंगी रोशन मेरी आंखों में। रोशन मेरी आंखों में वफा के जो दिए हैं, सब तेरे लिए हैं। वादे तेरी मिट्टी की कसम जो भी किए हैं, सब तेरे लिए हैं, सब तेरे लिए हैं। रोशन मेरी आँखों में वफा के जो दिए हैं, सीने में धड़कते हुए दिल की तू ज़बां है। तू मेरी मोहब्बत है, उम्मीदों का जहां है। नग़माते वतन शान वतन में जो लिखे हैं, सब तेरे लिए हैं, सब तेरे लिए हैं। रोशन मेरी आँखों में वफा के जो दिए हैं, हर शाम नया चांद तुझे देखने आए, साथ अपने सितारे तेरे नजराने को लाए। किरणों की चमक से जो दरो बाम सजे हैं, सब तेरे लिए हैं, सब तेरे लिए हैं। रोशन मेरी आँखों में वफा के जो दिए हैं, रोशन मेरी आँखों में वफा के जो दिए हैं, रोशन मेरी आँखों में वफा के जो दिए हैं। बहुत खूबसूरत आयशा, थैंक यू बहुत सो मच, शुक्रिया, बहुत thank प्यारा you so गाया आपने। much। अच्छा सर, अली और सुमन दोनों से आपसे मेरा सवाल है कि जैसे कि आपने बताया कि ड्यूटी इतनी टफ होती है और मेंटल हेल्थ भी उस तरह से मुतासर होती है, उसको रिफ़्रेश रखने के लिए क्या करते हैं आप? आई थिंक फैमिली, अगेन आई वुड से कि फैमिली एक सपोर्ट सिस्टम है। जब भी आप एक टफ़ टाइम गुजारते हैं, उसके बाद हमें पता होता है कि अगर आप 3 महीने के लिए शिप समंदर में गए हैं, या किसी टाइम के लिए आप दोस्त में ऑफिसर है वो समंदर में गए, या किसी आपकी डिप्लॉयमेंट है, जब वापस आते हैं तो आपकी फैमिली आई थिंक जो आपका सपोर्ट सिस्टम है, उनको देख के आपके लाइक मेरे 2 बच्चे हैं, तो आई थिंक मैं जब वापस आता हूँ किसी भी तरफ से किसी टफ़ टाइम गुजार के वापस आता हूँ, अपने बच्चों को देखता हूँ तो खुशी होती है उनको देख के, फैमिली के साथ खुशी होती है। आई थिंक ये चीज़ें हैं जो कि आपको दे कीप यू गोइंग। दे कीप यू गोइंग। और इसके अलावा क्या चीज़ें हेल्प करती हैं मेंटल हेल्थ को बेहतर रखने के लिए? जो अभी नौजवान हैं उनको किस तरह से क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं थोड़ा सा उसका वार्म अप करने के लिए? आई थिंक पर्सनल लेवल पे आप ठीक कह रही हैं कि जो फैक्ट फैमिली वाला है और एक अपना आपकी अपनी जो पर्सनल आपकी वेल बीइंग है उसको मद्देनज़र रखते हुए हम कोशिश एक्सरसाइज करें, जिम करें, स्पोर्ट्स करें, इस तरह की चीज़ें करें, तो उससे आई थिंक आपकी जो पर्सनल हेल्थ है उसको बेहतर करने में मदद मिलती, काफ़ी मदद मिलती है। आप क्या करती हैं? जी देखिए, जब आप अपनी फैमिली से दूर होते हैं तो आप अपने लोगों के साथ में होते हैं, जो आपके कोलीग्स होते हैं, वो आपका एक नया घर बन जाता है। तो आप हर चीज़ उनके साथ में शेयर करते हैं, वो बिल्कुल आपकी जो बॉन्डिंग होती है, अगर आप ऑफिसर्स की लाइफ देखें तो वो सिविलियन लाइफ से थोड़ी सी इस तरह भी डिफरेंट होती है कि हमारे जो लोग आपस में एक कम्युनिटी की तरह रहते हैं। तो आप जो हैं वो एक फैमिली होते हैं, हमारी एक बहुत बड़ी फैमिली होती है वहाँ पर, तो सब एक दूसरे का ख्याल रखते हैं।
तो वो सारी चीज़ें जो होती हैं वो एक दूसरे को मोटिवेट करना और बैकअप करना, तो वो सारी चीज़ें साथ साथ चलती हैं। ये ऐसे ही है, पार्ट ऑफ रूटीन है या फिर इसमें I सर्विसेज think है? मैं बस एक चीज़ ऐड करता चलूँ कि आप Sure. जस्ट इमेजिन करें कि 3 महीने के लिए अगर आप एक जहाज़ पे हैं और सुबह दोपहर शाम आप वही लोग हैं जो आपके साथ मिल रहे हैं, बार बार मिल रहे हैं, तो दे टेंड टू बिकम अ फैमिली, दे ऑल्सो आर योर फैमिली। तो वो भी एक आई थिंक सपोर्ट सिस्टम होता है जो आपका उस टाइम में आपको देख, इट कीप्स यू गोइंग एंड देन यू कम बैक टू योर फैमिली एंड यू नो दे आर ये ऑल्सो देयर। बिल्कुल अच्छी बात है, इस तरह से ही है। जब कोई चीज़ फैमिली में बन जाती है तो हम एक घर में जब किसी के साथ रह रहे होते हैं तो सेम अच्छे रिलेशंस नहीं होते हैं, तो ये चलता रहता है ऊपर नीचे। तो फैमिली टर्म्स हैं तो फिर उस तरह से ही चलता होगा सर। तो होम सिकनेस भी तो ऑब्वियसली हो जाती होगी ना उस टाइम पे? होम सिकनेस होती है, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आई थिंक आप यू टेंड टू ओवरकम इट। जैसे जैसे आप टाइम गुजारते हैं ज़्यादा, इनिशियली आई थिंक इनिशियल टाइम में जो इंडोक्सिनेशन आप फेज used to हो कह जाते सकते हैं ना, ऑफ कोर्स यू गेट यूज्ड टू इट। यू नो कि इनिशियली आपको लगता है कि फॉर एग्जांपल ट्रेनिंग फेज़ में हमें याद है कि 5 मंथ्स की हम ट्रेनिंग करते थे और 1 मंथ की छुट्टी होती थी, तो आप शुरू में ये होता है कि चलें आप यू टेंड टू गेट बैक टू योर योर होम, बट स्लोली आपको लगता है कि दिस इज़ ऑल्सो माई होम, नाउ दिस इज़ ऑल्सो माई होम, और आपने लोगों के साथ टाइम गुजारना है, तो देन यू स्टार्ट एंजॉइंग दैट टाइम एज वेल एंड द टाइम दैट यू गो बैक टू योर फैमिली। सो देन देयर इज़ अ फाइन बैलेंस दैट यू रीच, और वो चलता रहता है इस तरह से। अच्छा, कभी ड्यूटी पे और कभी इस तरह से लगा हो कि जैसे जैसे हम कह सकते हैं कि एक चीज़ है जिसको फेस किया हो, जहाँ पे लगा हो कि शायद ये आखिरी लम्हा है और उससे बचकर वापस आए हों? मेरा ख्याल है पर्सनल लेवल पे मैं आप ऐसा जो कहते हैं कि नियर डेथ जो जी होता है वो देखते हैं आप। ऐसा तो शायद मे बी नॉट, मैं उस तरह नहीं कहना चाहूँगा उसको नियर डेथ, तो शायद उसको नहीं कह सकते, लेकिन ऐसे कई मौके आए हैं जिसमें कि हम आउट एट सी शिप्स कि ऐसे डेंजरस सिचुएशन, मैं उसको एलाबरेट नहीं करना चाहूँगा, बट ऐसी डेंजरस सिचुएशन आपने देखी हैं कि जिसमें आपको लगे कि जस्ट एक मोमेंट की और एरर जो है ना वो आपको कहीं भी लेके जा सकता था, जहाँ पे सिर्फ आपकी नहीं कई और लोगों की जान भी जा सकती थी। तो ऐसे चूँकि हम जो ऑपरेशन करते हैं आउट एट सी, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप कभी क्योंकि ऐसे कई प्रोग्राम्स होते रहे हैं नेवी के साथ जिसमें शिप्स पे, सबमरीन्स पे, और आई थिंक मीडिया के पर्सनल गए हैं वहाँ पे और उन्होंने उसको कवर किया उन ऑपरेशन को। आप जब ऑपरेशन को होते हुए देखेंगे तो आप कहेंगे कि इनहेरेंटली डेंजरस ऑपरेशंस हैं, आल्दो कि हम प्रोफेशनली कंडक्ट करते हैं उनको, द मिनिमम किसी किस्म की कोई मैं प्रोफेशनलिज्म का अंदाज़ा लगा रही हूँ बिल्कुल जी। तो प्रोफेशनलिज्म के साथ हम उसको कंडक्ट करते हैं, स्टिल देयर इनहेरेंटली डेंजरस एवोल्यूशन जो हम कंडक्ट करते हैं। तो उसमें अगर आप थोड़ी सी भी अगर आपसे गलती होती है, उसमें गुंजाइश नहीं है गलती की, तो आप ऐसे, लेकिन कभी भी होता है कि आप बहुत करीब से देखते हैं उस गलती के इफ़ेक्ट्स को, आपकी आंखों से गुजर जाते हैं कि अगर ये ऐसे हो जाता 1 सेकंड के लिए तो ये किधर चला जाता। तो आई थिंक इस तरह के कई इवेंट आई थिंक गुजरे हैं मेरी आंखों के सामने। तो ये तो बात बिल्कुल सही की है आपने कि ऐसे लगता है कि एक मोमेंट की शायद देर होती है और उसी के करीब होती है, लेकिन जब अल्लाह ताला ने ज़िंदगी लिखी हो ना तो मौत भी फिर उसकी हिफाजत करती है। ऐसे ही है। और जब तक आपके ज़िम्मे जो काम है वो जब अल्लाह ताला ने करवाना है वो आपसे करवाना ही ऐसे ही है। है। लेकिन कहा जाता है ना कि एक मतलब देखने से तो बहुत खूबसूरत ज़िंदगी लगती है कि पानी के पास लोग रह रहे हैं और सब इस तरह से, लेकिन कहते हैं लहरों का कभी यकीन नहीं करना चाहिए। तो जब समुंदर में रहना, तो इस चीज़ को कभी स्टार्टिंग में जब ट्रेनिंग के दिन थे तो उन दिनों डर नहीं लगता था? नहीं, जो समंदर का डर तो है, अभी समंदर का डर तो नो डाउट एक होता है। मैं किताब पढ़ रहा था सी पावर एंड जियो पॉलिटिक्स ऑफ इंडियन ओशन, ऑफ वर्ल्ड्स ओशन, ओके। तो उसमें वो बताता है कि आज से 500 साल या 600 साल पहले जब अमेरिका दरियाफ्त नहीं हुआ था, तो जो यूरोप के लोग थे, जब वो समंदर को देखते थे तो उनको लगता वो डर जाते थे उस जगह को देखते हुए। उनको लगता था कि जैसे ये एक ऐसा एबिस है जो कि कभी क्रॉस नहीं हो सकता। जैसे आज हम स्पेस को देखते हैं, आज से 600-700 साल पहले अटलांटिक ओशन को यूरोपियन लोग इस तरह से देखते थे। तो आई थिंक समंदर एक इनहेरेंटली, समंदर वो कहते हैं कि आग ख़तरनाक है बट पानी आग को भी बुझा देता है। तो वो बात तो अपनी जगह है। और हमारे जो समंदर हैं वो स्पेशली जो मॉनसून का टाइम होता है, मई से लेके सितंबर का टाइम, ये जो टाइम है, इस टाइम में बहुत ज़्यादा रफ़ हो जाते हैं, वेव हाइट्स बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, विंड बहुत ज़्यादा चलती है। अब तो मोर फ्रीक्वेंट तूफ़ान आना शुरू हो गए हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज का आपने सुना होगा, क्लाइमेट चेंज की वजह से तूफ़ान जो समुद्री साइक्लोन्स हैं वो आना शुरू हो गए हैं। तो नो डाउट वो जो है वो इफ़ेक्ट समंदर का वो एक होता है। शुरू में जिसको हम सी सिकनेस कहते हैं कि अगर आप समंदर में जाते हैं, सी सिकनेस आपको होती है। मुझे नहीं हुई, मुझे काफ़ी कम होती थी शुरू में, मुझे फील हुई, बट देन माई लाइक आई गॉट यूज्ड टू इट। बट देयर आर पीपल के जो जिनको सी सिकनेस होती है बट उनके अंदर विल पावर है, वो स्टिल समंदर में जाते हैं, वो स्टिल ऑपरेशंस करते हैं, वो स्टिल उसके साथ। जी। तो आई थिंक दे आर मोर टफ पीपल।
आपके लिए क्या इंस्पिरेशन थी आने की? मैं आपको बताता चलूँ, मैं आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करना चाहता था। अगेन बीइंग लाइक मैं बिल्कुल आई बी वेरी ऑनेस्ट, मैं पंजाब से ताल्लुक़ रखता हूँ, Typical पंजाबी boy। तो जी मैं आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करना चाहता था। लेकिन मुझे जब मैं आई थिंक FSC में था, तो आई मेट वन ऑफ a person, one of my like distant cousin, and he told me कि जो पाकिस्तान, and he told me about Navy, and somehow he intrigued my interest in Navy. और I don't know, maybe it was written कि जब जी Dash for Destiny के जब मैंने FSC की, तो उसके बाद जो पहला एड, अगेन आई वांटेड टू जॉइन आर्म फोर्सेस, आई वाज वेरी पैशनेट अबाउट दैट। तो जब मैंने पहला एड देखा, तो दैट वाज पाकिस्तान नेवीज एड समहाउ, तो आई अप्लाइड फॉर इट एंड डेस्टिनी टुक मी हियर। तो शुरू से शौक था एक तरह से आर्म फोर्सेस ज्वाइन करने का शौक था। तो इस तरह से बैकग्राउंड रहा है? नहीं, आई एम द फर्स्ट। अच्छा, फैमिली में से पहले? इन माय फैमिली यस, आई एम फर्स्ट। तो बहुत ज़्यादा एक फैमिली इन्फ्लुएंस, अम्मी अबू इस तरह से खुश हुए होते हैं ना जब लग रहा होता है कि कोई बेटा फौज में जा रहा है, तो उस तरह से एक डर भी होता है। तो अम्मी ने कभी फ़ोन करके कहा है कि कब आना है, या एक हिफाजत के लिए कहती रहे नहीं ये कर लेना वो कर लेना? बिल्कुल, वो तो काफ़ी कहती हैं, और समंदर से उनको काफ़ी डर लगता है। मेरी मदर को समंदर से काफ़ी डर लगता है, सुन के डर लगता है। तो व्हेनेवर मैं जब उनको बताता था कि मैं जा रहा हूँ समंदर में, तो अम्मी उनको काफ़ी दुआएं करती हैं। शी इज़ स्केयर्ड ऑफ इट, बट मैं उनको काफ़ी, बट नाउ शी इज़ ऑल्सो लाइक मी, शी इज़ गॉटन यूज्ड टू इट। तो वो अल्लाह ताला फिर हौसला और सब्र देता है, बिल्कुल अल्लाह ताला हौसला देता है, ये सब चीज़ें साथ चलती हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि जो पाक बहरिया है वो पाकिस्तान की नेशन बिल्डिंग के लिए और इमेज के लिए, पीस के लिए क्या कर रही है? एक अमन सीरीज़ तो आपने मुझे बताई कि वो चल रही है, सिवाय एक नेबरहुड कंट्री के वहाँ पे नहीं है, इसके अलावा क्या हो रहा है? जी, अमन के साथ साथ हमारी जो वैसे ड्राइव हैं, हम फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर आपको एक बताता चलूँ कि हमारा जो कोस्टल बेल्ट है, बलूचिस्तान और मारा है, आगे गवादर है, ये वो बेल्ट है आई थिंक जहाँ पे हमारी आउटरीच जो नेवी का मॉडल ऑफ एंगेजमेंट विद पॉपुलस है, वो आई थिंक एग्जाम्पलरी है। हमने और मारा है एक टाउन, उसमें वहाँ पे नेवी ने एक हॉस्पिटल बनाया है, वहाँ पे स्कूल सिस्टम बनाया है, वहाँ पे जो पॉपुलेशन है उसको इंटीग्रेट किया है। गवादर में अगेन, गवादर अभी इस पे फोकस आया, लेकिन नेवी गवादर में बहुत पहले से है। वहाँ पे हमारी जो फिलांथ्रोपिक एक्टिविटीज़ हैं, वो जो स्कूल्स हैं, जिस तरह हम कम्युनिटीज़ को जिस तरह से कर रहे हैं, एड कर रहे हैं, दैट इज़ वन। एंड आई थिंक पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज का लाहौर में होने का मकसद भी एक ये है कि हम चाहते हैं कि जो मेरी जो सी ब्लाइंडनेस है हमारे पॉपुलस के पार्ट पे, जो मेरी टाइम अवेयरनेस है जो कि मिसिंग है हमारे लोगों में, उसको हम किस तरीके से ब्रिज कर सकें। तो हम यहाँ बैठ के आपसे इंटरेक्ट करके, जैसे आपसे मैंने इंटरेक्ट किया है, इस तरह नेवल ऑफिसर्स और हम एकेडमिया को बता रहे हैं कि ब्लू इकॉनमी है। फॉर एग्जांपल ब्लू इकॉनमी आपने सुना होगा कि जो सस्टेनेबल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज है, सी रिसोर्सेज है, जिसमें कि मैरीटाइम जो आपका कोस्टल टूरिज़्म है, इसमें आपका जो सी बेड उसको एक्सप्लॉयटेशन है, उसमें फ़िशरी है, उसमें शिप बिल्डिंग है, उसके अंदर शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री है। ये वो इंडस्ट्री हैं जो कि जिससे बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए जा रहे हैं, और ये वो इंडस्ट्रीज़ हैं जिसको समंदर सपोर्ट कर सकता है। और न सिर्फ वो समंदर के जो करीब रहने वाले लोग हैं उस इंडस्ट्री से वही लोग फ़ायदा उठाएंगे, बल्कि हिंटरलैंड में जैसे पंजाब और जो यहाँ पे हमारी जो सनतें हैं वो भी उसके साथ कनेक्ट हो सकती हैं। तो पाकिस्तान नेवी आई थिंक इस मामले में भी फोर फ्रंट पे है कि हम ब्लू इकॉनमी के जो फ़वाइद हैं उनके बारे में जनरल पॉपुलस को बता सकें, और उसके साथ साथ नेशनल बिल्डिंग में जहाँ तक हम एजुकेशन में, हेल्थ में, जहाँ जहाँ नेवी जो कुछ कर सकती है वी आर डूइंग। और जब आपने अभी जिक्र किया है, जिस तरह से कॉलेज आपने बताया कि लाहौर में है, बाकी कॉलेजेस भी हैं, लेकिन जो नए जवान आते हैं आपके पास, तो उनका जो आप स्पिरिट है वो किस तरह से वार्म अप करते हैं, किस तरह से इंस्पिरेशन दिलाते हैं? वो तो ऑलरेडी उनके खून में होता है, तभी वो आते हैं उस पैशन को लेकर, लेकिन उसको पॉलिश किस तरह से करते हैं बेसिकली? जी, जैसे हमारे पास दो स्ट्रीम है जो आती हैं। ऑफिसर स्ट्रीम है जो कि ISSB जिन्होंने किया FSC के बाद हम लेते हैं लोगों को, और इसके साथ साथ हमारे पास सेलर स्ट्रीम है जो कि मैट्रिक के बाद हमारे पास आते हैं, जो सेलर या सिपाही जो वाले केडर में आते हैं हमारे पास। तो उन दोनों के लिए हमारे पास हिमालय में एक सेटअप है जिसमें हम सेलर्स को ट्रेन करते हैं, हिमालय कराची में। और इसी तरह हमारे पास रहबर हमारा एक यूनिट है जो कि वो भी कराची में है, मनोड़ा आइलैंड के ऊपर, दोनों यूनिट मनोड़ा आइलैंड के ऊपर हैं। तो ये वो जगह, वो अल्मा मातर है जहाँ से हमारे जो ऑफिसर्स और जो मेन हैं वो दोनों वहाँ से ट्रेन होकर निकलते हैं। जो वो ट्रेनिंग है हमारी नेवल एकेडमी में, और वो ट्रेनिंग जो हमारी जो सेलर एकेडमी में है, वो जगह है, वो भट्टी है जहाँ पे वो लोहा है उसको हम कुंदन बना के निकालते हैं, और उसका जो सिलेबस है, उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो इस तरह से मॉडल की जाती हैं कि उनको एक सिविलियन वे ऑफ लाइफ से, जिसमें हम सब वहीं से गुजर के आते हैं, उनको फिर मिलिटराइज करके
उन अकेडमी से बाहर निकाला जाता है। समन, आप मुझे बताएं कि आप डॉक्टर हैं तो एक इंस्पिरेशन और हैं आप एक तरह से ना, हम देख सकते हैं जो आपने बताया कि MBBS के बाद IT और डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं जिसके बाद आ सकते हैं, तो आपको तो एक ये मिल गया ना डॉक्टरी के बाद इस तरह से इस फील्ड में आने का, अल्लाह ताला ने आपको एक रुतबा अता कर दिया है इस चीज़ के आने के लिए, तो इसके अलावा क्या मसरूफियत है? पाकिस्तान नेवी में इंडक्शन के बाद आपकी लाइफ को बहुत डिफरेंट तरह से मोल्ड किया जाता है। मतलब बीइंग एन ऑफिसर आपको काफ़ी डिफरेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व किया जाता है। अपार्ट अदर देन आप ऑफिस वर्क के अलावा अब हम लोगों के सेशंस होते हैं जिसमें आपका जिम टाइम होता है, आपको जॉगिंग वगैरह करनी होती है। उसके अलावा आपके स्विमिंग के सेशंस होते हैं, उसके अलावा आपको फायरिंग रेंज पे लेकर जाया जाता है, शूटिंग सिखाई जाती है। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो आपको डिफरेंशिएट करती हैं बाकी लोगों से। मतलब हेल्दी एक्टिविटीज़ में आपको एंगेज रखा जाता है। पर्सनल लाइफ में टाइम नहीं मिलता फिर? पर्सनल लाइफ हमारी यही होती है क्योंकि वहाँ पर सब लोग मौजूद होते हैं, सब लोग एक साथ होते हैं। तो हम जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एक छोटी सी कम्युनिटी होती है हम लोगों की, तो सब लोग एक दूसरे को जानते हैं, तो सबकी जो रूटीन्स हैं वो सिमिलर चलती हैं, तो आप सब हर जगह पे साथ ही होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा चलिए आप मुझे बताएं कि जैसे कि हम ये 6 सितंबर के हवाले से हमारा सारा इवेंट है, लेकिन जो जवान हैं वो किस तरह से इंस्पायर कर होते हैं, हमें कहने की ज़रूरत नहीं होती, हम सिर्फ पाक फ़ौज का नाम लेते हैं और सब उसके लिए खड़े हो जाते हैं, चाहे उसका ताल्लुक किसी से भी हो ना। हम ये नहीं कह सकते कि कौन सी सरहद की हिफाजत कर रहे हैं, हमारा ये है कि पाक फ़ौज खड़ी हुई है उसके लिए। तो हम कितने शहीदों का जो खून है ना हमारी मिट्टी में शामिल है, और पाकिस्तान जिस हालात से गुजर रहा है वो तो हम चीज़ का इमेजिन कर सकते हैं। वो चीज़ें सब साथ साथ चलती रहेंगी, जो भी लसानी तासुब है या फिर फ़िरकावारियत है या जो इंटरनेशनली है, पॉलिटिकली है, वो चीज़ें सब साथ साथ चल रही है। लेकिन एक चीज़ है जो हम भूल नहीं पाते हैं, वो है पाकिस्तान से मोहब्बत, इसका नज़रिया जो कि ला इलाहा इल्लल्लाहु पे इसकी कायम किया गया है और एक तरह से मौज़े की बुनियाद पर ये वजूद में रहा है। तो ये पाकिस्तान तो ताक़यामत रहेगा ऑब्वियसली। तो हम हर कोई अपना जो कंट्रीब्यूशन है इस सिलसिले में कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, तो आप जो जवान हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सबसे पहले आपको ये बताता चलूँ कि जैसे पाकिस्तान आर्म फोर्सेस हैं तो हम बहुत ज़्यादा मल्टीलिंगुअल एक कम्युनिटी हैं। हम डिफरेंट ज़बानें बोलने वाले मुल्क हैं, हम एथनिसिटी में डिवाइडेड हैं, हम सेक्टेरियन लाइंस पे हमारी बहुत ज़्यादा फॉल्ट लाइंस हैं, मैं इसको कैसे कहना चाहूँगा। लेकिन आप देखें कि पाकिस्तान आर्म फोर्सेस में किसी तरह की आपको इस बेस पे कभी बाइफरकेट नहीं किया जाता कि आप कहाँ से आए हैं, आप गांव से आए हैं, आप किस रीजन से आए हैं, आप क्या ज़बान बोलते हैं, आपका रिलीजन क्या है फॉर दैट मैटर। हमारे पास सिख ऑफिसर्स भी हैं और आपके पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो आई थिंक पाकिस्तान आर्म फोर्सेस आपको वो मौका फराहम करते हैं कि आपकी टैलेंट की बेस के ऊपर आपको आप जहाँ स्काई इज़ द लिमिट, आप कहीं भी जा सकते हैं, आपकी कोई बार नहीं है किसी किस्म की कि इस वजह से आप ऊपर नहीं जा सकते। इसके साथ साथ मैं यही कहना चाहूँगा जो जवान हैं उनको मैं यही पैगाम दूंगा कि पाकिस्तान एक यंग मुल्क है। हमारे यहाँ 64% जो आबादी है उसकी एज 30 ईयर्स एंड बिलो है। वी आर अ यंग पॉपुलेशन। तो जो यूथ है उसी ने इस मुल्क को आगे लेके जाना है। तो आप जो काम भी करें, जिस काम को भी जिस हाथ लगाएं, उसको ईमानदारी के साथ करें, अच्छे तरीके से करें, और आप किसी फील्ड में भी एक्सेल करेंगे। इन वट एवर फील्ड यू गो, ट्राई टू बी द बेस्ट, और आप अपने मुल्क की खिदमत कर रहे होंगे। अगर आप आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करते हैं तो अगेन प्रेस्टीज तो है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, तो देन यू हैव एन एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक, वो आपको लेने के लिए तैयार रहना चाहिए। और इसके साथ साथ मैं नेशन को ये बताना चाहूँगा कि 6 सितंबर का दिन है। 6 सितंबर का दिन हमें ये याद दिलाता है कि हम पे कैसे जारहियत मुसल्लत की गई और किस तरह से आपकी जो फोर्सेस थी उन्होंने किस तरह से उसको रिपेल किया। और ये आपको ये भी बताता है कि जिस तरह से हमने पहले इसको रिपेल किया, इसी तरह से अगर आज के बाद भी कभी हमारे ऊपर जारहियत मुसल्लत की गई तो आपकी आर्म फोर्सेस, आपकी अफवाज फुली गियर्ड अप हैं कि वो आपके बर्री, बहरी और जो हवाई फ्रंटियर्स हैं उनको सेफ गार्ड कर सकें। बिल्कुल इस तरह से। समवन, आप कोई लास्ट मैसेज देना चाहेंगी ख़वातीन को? जैसा कि सर ने कहा, मैं उसी को ऐड ऑन करना चाहूँगी कि हर वो पर्सन जिसको अपने डोमेन में रहकर जिस जगह पे अपने वतन के लिए काम करने का मौका मिल रहा है, वो अपनी सलाहियतों को बुरोकार लाकर उसको पॉजिटिव वे में अपने वतन के लिए काम करें। बिल्कुल इस तरह से ही है। और इसी के साथ ही मिलेंगे एक नई सुबह और नई उम्मीद के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान। लेकिन जाने से पहले आयशा से मिली नगमा सुनते जाएंगे। ए वतन के सजीले जवानों, ए वतन के
सजीले जवानों, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं। ए वतन के सजीले जवानों, ए वतन के सजीले जवानों, सरफरोशी है ईमान तुम्हारा, जुर्रतों के परस्तार हो तुम, जो हिफाजत करे सरहदों की, वो फलक बौस दीवार हो तुम। ए शुजाअत के ज़िंदा निशानों, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं। ए वतन के सजीले जवानों, ए वतन के सजीले जवानों, बीवियों माओं बहनों की नजरें तुमको देखें तो यूं जगमगाए, जैसे खामोशियों के ज़बां से दे रही हो वो तुमको दुआएं। कौम के जरी पासबानों, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं। ए वतन के सजीले जवानों, ए वतन के सजीले जवानों।